नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने कि भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक मतलब उसका संविधान आखिर बना कैसे। तो चलिए भारत के संविधान बनने की इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक देश अभी अभी आजाद हुआ है और करोड़ों लोगों के लिए नियम बनाने हैं। ये कोई मामूली काम नहीं था। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, ये तो एक नए नए जन्मे राष्ट्र की आत्मा को, उसकी उम्मीदों को शब्दों में ढालने जैसा था। तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? आज़ादी के जश्न से भी बहुत पहले। इसकी शुरुआत होती है उन पहली आवाज़ों से जिन्होंने ये सपना देखना शुरू किया। सपना एक ऐसे भारत का जो अपने कानून, अपने नियम खुद बनाएगा, किसी और की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1934 में एम.एन. रॉय ने ये बात उठाई और देखते देखते कुछ ही सालों में ये एक अकेली आवाज इंडियन नेशनल कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं की एक जोरदार मांग बन गई। मतलब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये एक पूरा आंदोलन बन गया। तो मांग तो जोर शोर से उठ रही थी, पर रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो अंग्रेजों ने एक पेशकश की जिसे कहते थे डोमिनियन स्टेटस। अब ये था क्या? सीधे सीधे समझे तो वो कह रहे थे, ठीक है आप अपनी गाड़ी चला लो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ही रहेगा। मतलब भारत अपने कानून तो बना सकता था, पर आखिरी फैसला तो ब्रिटिश क्राउन का ही होता। और बस असली टकराव की जड़ यही थी। हमारे लीडर्स को ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी। उनका लक्ष्य साफ था, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी, बिना किसी शर्त के। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। तो फिर हुआ ये कि 1940 का अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन भी खारिज कर दिया गया और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बात बनी। पहली बार संविधान बनाने के लिए एक असेंबली के गठन की एक ठोस योजना सामने आई। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, तो प्लान तो बन गया, पर अब असली चुनौती थी कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज को एक जगह कैसे लाया जाए। एक ऐसी असेंबली कैसे बनाई जाए जिसमें हर कोई अपनी बात रख सके। ये सिर्फ कुछ लोगों को चुनने का सवाल नहीं था, ये तो जैसे पूरे देश को एक कमरे में लाने जैसा था। तो प्लान के हिसाब से कुल 389 सदस्य होने थे। अब ये सदस्य आने कहाँ से थे? देखिए, उस वक्त दो तरह का भारत था। एक ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजाओं की रियासतें। तो इन दोनों ही जगहों से लोग आने थे। वाकई पूरे देश को एक साथ लाने की ये एक बहुत बड़ी और पेचीदा कोशिश थी। तो फिर चुनाव हुए और नतीजों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला और इस जीत ने एक तरह से ये तय कर दिया कि जो संविधान बनेगा उसकी सोच क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। देश के बंटवारे की बातें जोर पकड़ रही थीं और इसी बीच मुस्लिम लीग ने असेंबली का बायकॉट कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि जिस असेंबली की कल्पना की गई थी अब वो वैसी नहीं रहेगी। सब कुछ बदलने वाला था। बंटवारे के बाद असेंबली में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। हाँ, संख्या कम हो गई थी, लेकिन ये छोटा सा समूह भी पूरे भारत की विविधता को अपने अंदर समेटे हुए था। और अब एक नए देश की नींव रखने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 9 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहीं से भारत का भविष्य लिखने का असल काम शुरू हुआ और इस विशाल काम को करने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका अपनाया गया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम कोई एक टीम तो कर नहीं सकती थी, तो इसे छोटी छोटी कमेटियों में बांटा गया और हर कमेटी की कमान किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के सारे बड़े दिग्गज इस काम में जुटे थे। लेकिन इन सारी कमेटियों में एक कमेटी सबसे ज्यादा अहम थी। वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या कहें मसौदा समिति। इसका काम था संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब पूरी किताब का ब्लूप्रिंट बनाना। और इस बेहद जरूरी कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
उन्होंने ही बड़ी सूझबूझ से उस ड्राफ्ट को सभा में पेश किया, उस पर जो भी बहस हुई उसे संभाला और उसे आखिरी शक्ल दी। और यही वजह है कि आज हम उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं। तो दिन रात की बहसें चलीं, हजारों बदलाव किए गए और करीब करीब 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हो गया जिसे भारत का मुकद्दर लिखना था। सोचिए जरा, इस काम का स्केल कितना बड़ा था। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस एक दस्तावेज को बनाने में। और खर्च? उस जमाने में करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ये रकम ही बताती है कि ये काम देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। और नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाने के लिए एक डिटेल्ड गाइड बुक थी। इसमें हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया था। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की तारीख का एक खास महत्व था। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। तो ये उस ऐतिहासिक दिन को एक सलाम था, एक श्रद्धांजलि थी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इस असेंबली ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, इसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया, हमारे राष्ट्रगान को मंजूरी दी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चुना। सही मायनों में इसने एक नए राष्ट्र की पूरी पहचान तैयार की। तो ये कहानी है बहस की, समझौते की और एक बहुत बड़े साहसी सपने की। एक ऐसी रूल बुक बनाने की कहानी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रहनुमाई कर रही है। ये हमें याद दिलाती है कि जब कोई राष्ट्र ठान ले कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।